सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कुछ करेक्शन सामने आई है। गुज़िश्ता हफ्ते अपने ऑल टाइम हाई पर मार्केट गई थी, 82,000 से ऊपर इंडेक्स मौजूद था, लेकिन आज मार्केट का इंडेक्स 82,000 की सतह बरकरार नहीं रख सका है। 223 पॉइंट्स की आज मंदी हुई है मार्केट में, और उसके बाद 81,000 से ऊपर अभी भी इंडेक्स मौजूद है, जो कि बहरहाल बहुत एक अच्छा फिगर है। अब आज किस तरह से सरमायाकारों ने मार्केट पर अपने एतमाद का इजहार किया और मजमूई तौर पर कितनी ट्रेडिंग हुई, इस बारे में मजीद डिटेल जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद जो आज की मार्केट की सूरत हाल से हम अपडेट करेंगे। कफील, बताइएगा आज क्या सूरत हाल रही मार्केट में? जो गुज़िश्ता हफ्ते की तेजी थी पिछले 2-3 रोज की वीकेंड की, वो आज क्यों बरकरार नहीं रह सकी है? देखिए, मोमेंटम का आगाज तो अच्छा हुआ था कारोबार का, और मार्केट जो है वो आगाज के ऊपर अगर हम देखें तो 82,463 का मार्केट ने आज हाई भी बनाया था। तमाम उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आई है, और उसके बाद मार्केट जो है वो जो 82,000 का लेवल था उससे बरकरार रखने में कामयाब नहीं रहा, और इख्तिताम पर जो है मार्केट उतार चढ़ाव के बाद अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 223 पॉइंट की मार्केट में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है, और 81,850 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हो गई है। आज हम पूरे दिन की बात कर लें अरबाब, तो तकरीबन 15 अरब रुपए मालियत की तकरीबन 37 करोड़ जो है इससे कारोबार अपना हुआ है, और मार्केट में 143 कंपनी केसेस में इजाफा, जबकि 237 कंपनी केसेस में जो है वो कमी हुई है, और 59 कंपनी केसेस में इस्तेहकाम रहा। तो मजमूई तौर पर जो हमारी बात हुई माहिरीन के मुताबिक स्टॉक मार्केट में इस वक्त जो तमाम फंडामेंटल्स है खासे स्ट्रॉन्ग है। इसलिए की खुसूसन जो IMF के बाद जो इजलास है 25 तारीख को, उसमें पाकिस्तान के लिए जो $7 अरब का जो पैकेज है वो मंजूर होने जा रहा है, उससे मार्केट में इस्तेहकाम आएगा। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखी गई है, और यही वजूहत थी कि मार्केट आगाज के बाद जो है वो थोड़ी बहुत उसका शिकार हुई मंदी का, और इख्तिताम पर 223 पॉइंट की मंदी रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मार्केट की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान को अब IMF का प्रोग्राम मिलने में बस चंद ही दिन बाकी बचे हैं। इस वक्त ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहुत नागुज़ीर है। इन $7 अरब की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना इस वक्त मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस बारे में ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब हुकूमत ने मालियाती इदारों से अपनी शराइत पर कर्ज लेने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कहते हैं कि हुकूमत ने हाल ही में ट्रेजरी बिल्स की तमाम बोलियों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। बोलियों को मुस्तरद करके ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हुकूमत कर्ज के लिए बेचैन नहीं है, और ना ही किसी किस्म की इस वक्त मजबूरी में है। अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। पॉलिसी रेट के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, और ये कहा कि 450 बेसिस पॉइंट्स की कटौती और इसके नतीजे में कर्जों में जो आसानी पैदा होती है, उससे हुकूमत को कर्जों की अदायगी के अपने सबसे बड़े अखराजात को कम करने में मदद मिलती। लेकिन जाहिर है कि 450 बेसिस पॉइंट्स की कमी अभी नहीं की गई, और सिर्फ 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, और कहा कि बैंकिंग सेक्टर के लिए आगे बढ़ने और प्राइवेट शोबे को थोड़ा एग्रेसिवली कर्ज देने की गुंजाइश पैदा करना होगी, ताकि बिजनेस एक्टिविटी ग्रो करे और हमें बिजनेस एक्टिविटी होती नज़र आए। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम जो है वो बज़ाते खुद वो एक इख्तिताम नहीं है, बल्कि वो इख्तिताम का एक ज़रिया या उसकी एक शुरुआत उसको कहा जा सकता है। बड़ी अहम गुफ्तगू है जो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने की है, और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान जैसे IMF के प्रोग्राम को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक कम होने में आएंगी। सद्दाम हुसैन साहब शियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। सद्दाम साहब, ये जो पाकिस्तान का इस वक्त 24वां IMF का प्रोग्राम है, जो कि अब कुछ ही दिन में बोर्ड इजलास 1-2 रोज़ में होने जा रहा है, और उसमें मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के इस प्रोग्राम की मंजूरी भी ऑफिशियली मिल जाएगी, और जब ये $7 अरब पाकिस्तान आ जाएंगे तो ये एक ब्रीदिंग स्पेस तो है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ में पाकिस्तान को किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी, ये इस वक्त कितना मुश्किल होगा इन $7 अरब के ज़रिए अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ाना? जी शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले बात तो ये है कि हमें IMF को जो लोन है उसको समझना चाहिए कि ये सिर्फ $7 अरब जो डॉलर हैं वो नहीं है, ये सिर्फ IMF का लोन नहीं है। ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँ कि IMF का जो फंड है वो आसमान से तो उतरता नहीं है, उसको कुछ कंट्रीज फंड करते हैं, और IMF का फंड आपको तब मिलता है जब उसके टॉप फंडिंग कंट्रीज होते हैं वो एग्री होते हैं। फॉर एग्जांपल US हो गया और कंट्रीज हो गए, जब ये 6-7 टॉप की कंट्रीज एग्री होते हैं तब आपको IMF फंड मिलता है। जब एग्री होते हैं वो 6-7 कंट्रीज, इसका मतलब है कि उन 6-7 कंट्रीज को आपकी इकोनॉमी के ऊपर कुछ ना कुछ ट्रस्ट है, और जब वो ट्रस्ट होता है तो उन कंट्रीज से भी आपकी इन्वेस्टमेंट आने के एक्सपेक्टेशन होती है। कुछ और जो मालियाती इदारे होते हैं उनको भी एक अच्छा सिग्नल मिलता है कि अच्छा IMF ने जो फंड दिया है, मीन्स कि उनकी जो टॉप फंडिंग कंट्रीज हैं उन्होंने एग्री किया है, उनको एतमाद है। तो और सबका भी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है ट्रस्ट का इन योर इकोनॉमी।
सो ये सिर्फ $7 अरब या सिर्फ IMF का फंड नहीं है, ये इट्स अ गेटवे टू मोर इन्वेस्टमेंट, मोर फंडिंग, मोर एड फ्रॉम अदर कंट्रीज, फ्रॉम अदर एजेंसीज। लेकिन तो इसलिए हमारी जी तो सदाम साहब, अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के लिए वो बहुत सारे ममालिक ने उसकी यकीन दहानियाँ तो करवाई हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रैक्टिकली हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते नहीं देख रहे, कोई FDI इतनी बड़ी आई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि पाकिस्तान से कुछ इंटरनेशनल कंपनीज वापस जा रही हैं, जो इस वक्त एक एनवायरनमेंट पाकिस्तान में बना हुआ है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से। इसको अभी फिर कितना हुकूमत को संजीदगी के साथ बेहतर करना पड़ेगा? ये $7 अरब पाकिस्तान के पास आने का मतलब क्या होगा कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान इस वक्त बेहतरी कर सकता है इनके ज़रिए? लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो इट कॉजेज अ डोमिनो इफेक्ट। जो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के प्रॉमिसेस हुए हैं, आ नहीं रही हैं, कंपनीज जा रही हैं, तो इट्स अ डोमिनो इफेक्ट। और IMF का रिवर्स डोमिनो इफेक्ट आ सकता है। ये जो जिन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं IMF की फंडिंग आ जाए, तो शायद वो भी IMF की देखी वो भी यहाँ पे आ जाए, क्योंकि अगर IMF ने एतमाद के इजहार किए, उनके जो फंडिंग कंट्रीज ने एतमाद के इजहार किए, तो उनको भी कुछ एतमाद होगा। बट ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें IMF की फंडिंग जो कि एक ब्रीदिंग स्पेस है और कुछ और एजेंसी से अगर हमें आ जाए, बट उस दौरान हमें जो अपना मुल्क ठीक करना है, पुटिंग दी हाउस इन ऑर्डर, कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको आसान बनाना है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट बनाना है, हमें जो हमारा स्लज है, हम जैसे कहते हैं फ्रिक्शन है कि हम चक्कर लगाते रहते हैं NOCs के। एक इन्वेस्टर आपके पास आता रहो, अगर चक्कर लगाता रहे NOCs के, तो वो नहीं आएगा। वो तो उल्टा कहता है कि मैं आपकी कंट्रीज में आ रहा हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट, और मुझे ही आप लोग कभी कह रहे हैं NOC इधर से लें, कभी NOC उधर से लें। तो हमें इन सब जो बिजनेस क्लाइमेट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हमें बनाना होगा, आसान बनाना होगा, कंटेम्प्रेरी बनाना होगा, ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हमें करना होगा, ये फाइल और रिकॉर्ड से हमें हटना होगा। और स्लज को, मतलब जो फ्रिक्शन है, ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन, उसको जितना कम हो सके, हम ये नहीं कह रहे कि रेगुलेशन खत्म कर दें, बट जितनी रेगुलेशन कम हो सके, वी आर ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी, व्हिच इज द सिंगल मोस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कहते हैं कि यार आपकी इतनी रेगुलेशन है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। सेकंड है कि अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट नहीं आता। वो कह रहे हैं यार आपको जो फ्रेमवर्क बनाते हैं, देयर इज अ पॉलिसी और रूल्स ऑफ द गेम, ये कोई न्यू फ्रेमवर्क आता है, हमें ये श्योरिटी नहीं होती है कि वो कितना अर्सा ऐसे ही रहेगी। 6 महीने बाद चेंज हो जाती है, 2 महीने बाद चेंज हो जाती है। तो हमें इन दो चीज़ों को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट बनाना होगा, और हमें कुछ हद तक प्रिडिक्टेबिलिटी एक लेके आनी होगी कि हम जो भी इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल, कम से कम 6 साल तक, कम से कम 3 साल तक वो रहे। क्योंकि इन्वेस्टर तो 1 महीने के लिए नहीं आता, वो प्लान करता है कि जी मैंने इंडस्ट्री लगानी, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूँ, FDI लेके आ रहा हूँ, तो 5 to 10 ईयर्स का एटलीस्ट उसका प्लान होता है। तो तब तक तो आप उसको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दें। अगर उसको ये फिक्र हर वक्त हो कि ये 6 महीने बाद चेंज हो जाएगा, तो उसकी जो सारी असेसमेंट है प्रॉफिट्स की और वो सब चीज़ें, तो वो तो आगे पीछे हो जाती हैं। सही। और सदाम साहब, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ना बनाने की जो कंडीशन इस वक्त IMF ने अपने इस नए प्रोग्राम में आयद की है, अब ये पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान की खास तौर पर कितना इससे नुकसान पहुंच सकता है? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस जब हम बहुत सख्त मान लेते हैं, तो फिर उसके बाद जाहिर है कि कुछ मामलात में लिमिटेशंस हो जाती हैं। अब अगर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे, तो हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, हमारी बिजनेस एक्टिविटी में कैसे ग्रोथ आएगी? ये कितना मुश्किल और सख्त फैसला है हुकूमत का कि इस चीज़ को माना जा रहा है IMF की? इसके बारे में मैं ये कहूँ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो पहले भी हमारे प्लान थे, वो भी उस तरह से फंक्शनिंग नहीं हुए। 1-2 जो कुछ हद तक फंक्शनिंग स्टार्ट हुई भी थी, वो भी अपने ऑप्टिमल लेवल नहीं, बल्कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। तो उसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो अगले स्टेज पे आता है। हम पहले अपनी इकोनॉमी को एक ब्रीदिंग स्पेस दे दें, और ये चीज़ें फिर होती रहेंगी। पहले आप अपनी इकोनॉमी को ठीक करें। तो ये तो जो ग्रेट वेंचर्स हैं, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, वो किसी न किसी हद तक हो भी जाएंगे। जो ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, पहले हम उनको भी कंप्लीट हो सकते हैं। उनके अलावा हमारे पास ऑप्शन आ सकती हैं बहुत। तो ऑप्शन हुकूमत के पास हमेशा होती हैं ऑन द टेबल। अगर उन्होंने एग्री किया है, तो ऑब्वियसली उनके पास प्लान बी और प्लान सी और प्लान डी भी होगा। बट जहाँ तक बात है कि वो प्लान बी या प्लान सी पे कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, सो वी हैव मोर ऑप्शंस देन ओनली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। बट द प्रॉब्लम इज ऑफ द विल, कि हम कितने विलिंग हैं टू इम्प्लीमेंट दोस ऑप्शंस।
सही। और फिर सदाम साहब, ज़ाहिर है कर्ज चाहे हम IMF से लें, उनकी टर्म्स पर लें, या चलें अपनी कुछ टर्म्स भी सामने रख दें, लेकिन वो बहरहाल हमें वापस तो करना होता है। जिस तरह अभी हमने 3 दोस्त ममालिक के साथ रोल ओवर किया कामयाबी के साथ, तो वो भी रोल ओवर हुआ है, वो ख़त्म तो नहीं हुआ, वो 12-13 अरब डॉलर भी हमें आगे जाकर वापस करने हैं। तो हमारी इकॉनमी क्या इतनी स्टेबल आने वाले 2-3 साल में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं कि तमाम कर्ज वापस करने के काबिल हो जाए, चाहे वो आहिस्ता आहिस्ता ही एक शुरुआत हो सके कम अज़ कम? इसको तो मैं लिंक करूंगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी ऑडियंस भी जानती है कि ये फर्स्ट प्रोग्राम नहीं है, 24th IMF प्रोग्राम है। और हमें और मुल्कों में अर्जेंटीना की वो कुछ हद तक हमारे से सिमिलैरिटी है, बट और मुल्कों में यही हुआ है कि उन्होंने वो जो टाइम है वो यूज़ किया है फॉर द रिफॉर्म्स। हम असल में ये समझते हैं कि जब हमारे पास IMF के लोन आ जाता है या एड आ जाती है, फिर उससे और मुल्कों या और IFI से एड आ जाती है, तो हम समझते हैं कि इकॉनमी कभी ठीक हो गया है, इट हैज स्टार्टेड रनिंग। और जब ये सब कुछ आता है तो हम खुश हो जाते हैं, और उसी खुशी में फिर वो 3 साल निकल जाते हैं और वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो हमें अगर इस बार भी यही अप्रोच हुई तो ऑब्वियसली आपकी बात हुई होगी, फिर हम 25th IMF प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। अगर हमने इसको ठीक से यूज़ किया और हमने कुछ रिफॉर्म्स की ट्रू मीनिंग में, और ग्रोथ का पहिया, इकॉनमी का पहिया स्टार्ट हो गया, तो फिर ये IMF का लोन भी खत्म हो सकता है और एड भी खत्म हो सकती है, क्योंकि हमारी अपनी इकॉनमी विल स्टार्ट रनिंग। बट अगर हमने वही अप्रोच करनी है कि एक दफ़ा आ गया तो हम इजी हो गए, अगर इजी हो गए तो फिर तो हालात ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम हुसैन साहब, पॉइंट से हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो IPPs के मामले पर क्या अपडेट है उससे आपको आगाह करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और महंगी बिजली का मसला इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए बल्कि पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बड़ा इशू बना हुआ है, और ये अभी तक किसी हल की जानिब जाता दिखाई नहीं दे रहा, चूँकि हुकूमत की जो कोशिशें हैं उनके समरात अभी तक निकल कर सामने नहीं आ रहे। जो टास्क फोर्स बनी अब वो माजी का किस्सा बन चुकी है, उसकी ना कोई कॉन्क्रीट रिपोर्ट सामने आई, ना वो IPPs को अभी तक कोई मुनासिब इक़दाम उठाने पर कन्विंस कर सकी। तो अब देखना यह है कि हुकूमत की ये कोशिशें जो कि IPPs के साथ रीनेगोशिएशन की हैं वो कब कामयाब होती हैं, और इंडस्ट्री को और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को इससे क्या रिलीफ मिल पाता है, चूँकि इंडस्ट्री हमारी महंगी बिजली और महंगी गैस की वजह से इस वक्त सुकड़ती जा रही है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, और जिस इंडस्ट्री को ग्रो करना था, जो एक्सपोर्ट बढ़ाने में बड़ी मुआविन साबित हो सकती थी, वो इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। पिछले भी चंद महीनों में और चंद एक सालों में हमने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को कम होते अपने साइज़ को कट करते देखा है। तो ये अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा बहरहाल इशू है, और जब तक बिजली की कीमत जो दीगर इस वक्त रीजन के कंट्रीज़ हैं उनके मुताबिक और उनके हिसाब से उनके मुकाबले पर नहीं आती, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तान के लिए कम्पीट करना खासा मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर भी इसके बड़े मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जो ऑलरेडी हो भी रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इस वक्त 30 से 32 अरब डॉलर के दरमियान में आकर फंस चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर की एक कोशिश है कि अगले 5 साल में इन एक्सपोर्ट्स को वो डबल करें, लेकिन उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उन्हें फिर खातिर ख्वाह इक़दाम भी उठाने पड़ेंगे। फिर बहुत तेज़ी के साथ उन्हें अपने इकनॉमिक प्लान्स को वाज़े करना पड़ेगा, इकनॉमिक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और उसमें जो सबसे बुनियादी नुक्ता है वो IPPs के साथ मुज़ाकरात का है। वो IPPs के साथ उन मुआहदात पर नज़र सानी का है जो कि 1994 और फिर 2000 के बाद जो मुआहदे हुए, जिनकी मियाद अभी भी अच्छी खासी बाकी है। महंगे दामों उन कैपेसिटी पेमेंट्स पर उस वक्त एग्रीमेंट्स किए हुकूमत ने, जिसके अब बड़े संगीन नताइज इस वक्त सामने आ रहे हैं, जो इस वक्त घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए तो एक जो मुश्किल है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो इस वक्त हमारी कारोबारी इंडस्ट्री है, जो हमारा सनती एरिया है, जो हमें स्पेशल जोन्स बनाने थे, जब वो नहीं बन सके तो बिजली की कंजम्पशन वहाँ नहीं हो सकी, और उसके नताइज अब वो लोग भुगत रहे हैं जो कि इस वक्त भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने ये खबर सुनी कि बैरूनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन बैरूनी सरमायाकार भी उस वक्त पाकिस्तान में आएंगे जब यहाँ पर महंगी बिजली और महंगी गैस के मसाइल हल होते नज़र आएंगे। जो इंडिजिनस यानी मकामी जो इस वक्त सस्ते ज़राए हैं, अगर उनको फौरी तौर पर काबिल इस्तेमाल बनाया जाए और उनको इस्तेमाल करते हुए सस्ती बिजली पैदा की जाए, तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो कि आने वाले 1.5 से 2 साल में भी हल की तरफ जा सकते हैं, और इस अरसे में भी पाकिस्तान में इंडस्ट्री को एक रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अभी
तक कोई अमली तौर पर ऐसे इक़दाम हुकूमत की जानिब से हमें देखने को नहीं मिले जो कि वाकई रिलीफ प्रोवाइड कर सकें हमारी इंडस्ट्री को। जो हमारी ट्रेड बॉडीज़ हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर हुकूमत के साथ नेगोशिएशन में हैं, इन मामलात को हुकूमत के सामने पहुँचा रहे हैं। और ज़ाहिर है हुकूमत को भी 8 से 9 माह का अरसा हो चुका है, अब ये हुकूमत भी नई नहीं है। पिछली हुकूमत भी जो एक निगरान हुकूमत आई थी उससे पहले PDM हुकूमत का ही दौर था, और उस कंटिन्यूशन को अगर आप लगा लें तो कोई 2.5 से 3 साल का अरसा मजमूई तौर पर अब इस हुकूमत को हो चुका है, जो कि अभी भी इस महंगी बिजली का कोई हल नहीं निकाल सकी है। IMF के प्रोग्राम में अब जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान कामयाबी से आगे बढ़ रहा है, उसी तरह की कामयाबी की ज़रूरत इस वक्त इस एनर्जी सेक्टर को भी है। जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है वो बड़ा लॉन्ग टर्म है, उन रिफॉर्म्स को भी साथ साथ लेकर चलना है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म एक फ़ायदा पहुँचाना है, जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना है, उसमें बहुत तेज़ी की ज़रूरत है ताकि जो सस्ते ज़राए हैं ख़ासतौर पर सोलर एनर्जी से फ़ायदा उठा सके, एनर्जी मिक्स की तरफ जाया जा सके, हाइडल से ज़्यादा बिजली बनाई जा सके, जो थर का कोयला है उसका सही इस्तेमाल किया जा सके ताकि जो इम्पोर्टेड फ्यूल है उससे हमारी जान छूटे। हमने माजी में देखा कि बड़े बड़े जो प्लांट्स लगाए गए वो इम्पोर्टेड फ्यूल पर, इम्पोर्टेड कोयले पर लगाए गए, और उसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट बिल भी करोड़ों और अरबों डॉलर्स का उसमें इजाफा हुआ, और वही नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं। चूँकि हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो एक बड़ा ह्यूज गैप आ गया है, जो कि मुल्क पर खसारे की सूरत में हर वक्त मौजूद रहता है, वो सिर्फ हमारा इम्पोर्टेड फ्यूल का बिल उसमें काफ़ी हद तक उसका भी एक असर मौजूद है। तो जितनी जल्दी हम उस इम्पोर्टेड फ्यूल से छुटकारा हासिल कर लेंगे, जितनी जल्दी हम नए मुआहदे करने में कामयाब हो जाएंगे IPPs के साथ, तो उतनी ही कामयाबी हमें बिजली की कीमत को कम करने में मिलेगी, और फिर ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, ना सिर्फ उसको रिलीफ मिल सकेगा, बल्कि ज़ाहिर हमारे जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी खासे पॉजिटिव होते रहेंगे। एक छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आतिफ इकराम शेख साहब जो प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, तो वापस आके उनसे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आतिफ इकराम शेख साहब प्रेसिडेंट हैं FPCCI के हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त इंडस्ट्री के इशूज़ हैं, जो मसाइल हैं, उसमें सबसे बड़ा बुनियादी मसला इस वक्त ज़ाहिर है आपका एनर्जी टैरिफ है, जो कि बिजली और गैस महंगी से महंगी होती जा रही है। आप लोगों के नज़दीक इसका हल क्या है? आप लोगों को अगर ज़ाहिर कोई कामयाबी आगे हुकूमत को नहीं मिलती रही नेगोशिएशन में IPPs के साथ, तो फिर आप लोग की मुश्किलात बरकरार रहेंगी, तो इस सूरत में क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, लाहे अमल आपका क्या होगा? आपके पास क्या तजवीज़ मौजूद है हुकूमत के लिए? Thank you so much जी for giving me opportunity to say a few words। ये है कि मेन दो इश्यूज हैं इकोनॉमी के, एक इंडस्ट्री के, जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज के मसाइल हैं, उसमें जो मेजर दो इश्यूज हैं, वन इज़ एनर्जी एंड वन इज़ द इंटरेस्ट रेट। एनर्जी के लिए हमारी रीजनल जो कंट्रीज हैं वो वहाँ पे एनर्जी है 9 सेंट 7 सेंट, हमारी ये 16 सेंट। इससे हम किसी तरह भी compete नहीं कर सकते। हम IPPs को जो कैपेसिटी चार्जेस में ट्रिलियन रुपी एनुअली हम दे रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इसको रिविजिट किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स को इनका ऑडिट किया जाए, और फेडरेशन ये चाह रही है कि अगर इनके साथ प्रॉपरली बात की जाए तो जो रेट है वो यही 9 सेंट 8 सेंट रेट बनता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं, हम कोर्ट में भी गए हैं, हम चाह रहे हैं कि ये प्राइसेस रिवाइज हों एनर्जी, अदरवाइज हमारी इंडस्ट्री, हमारी एक्सपोर्ट हम बिल्कुल नहीं चल सकते। ठीक है, और ये अभी ये बताएं कि जो आप लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें किस हद तक इजाफा हुआ है? जो आपकी इंडस्ट्री है उसको जो इस वक्त नुकसान या खसारा हो रहा है पिछले कुछ अरसे से, उसमें किस हद तक इजाफा हुआ है? चूँकि ज़ाहिर प्रॉफिट टेकिंग होगी इंडस्ट्री तो ही आगे ग्रो कर सकेगी, नहीं तो फिर आप लोगों को भी अपनी बहुत सारी कॉस्ट को कम करना पड़ता है। देखिए, हम तो कॉस्ट एक्चुअली हम लोगों की जो मेन इंडस्ट्रीज हैं उसका रॉ मटेरियल एनर्जी है, वो हम कम नहीं कर पा रहे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ही हमें वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे मिल रही है। और अगर यही पोजीशन है, यही सूरत हाल है, तो हम अपने एक्सपेंसेस तो कट डाउन कर सकते हैं, पर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारी रॉ मटेरियल है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, वही कम नहीं होगी तो इंडस्ट्री कोलैप्स 50% कैपेसिटी पे ऑलरेडी चल रही है। कितनी यूनिट्स बंद हो चुके हैं, अगर यही हालात रहे तो और यूनिट्स भी बंद हो जाएंगे। और जो हमारा फेडरेशन का एक है कि 2030 में हम $100 बिलियन की एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो जो हमारी एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी हद तक गिर जाएगी।
तो आतिफ साहब, इसी तरह के कुछ फिगर्स गवर्नमेंट ने भी अपना टारगेट रखे हुए हैं कि अगले 5 साल में 60 बिलियन तक जाना है, उससे भी एक्सीड करना है, लेकिन वो उन टारगेट्स तक पहुंचने के लिए जो इस वक्त लाइन ऑफ एक्शन हुकूमत के पास है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी है, अभी तक तो इंडस्ट्री को कोई ऐसा रिलीफ मिलता हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये रियलिस्टिक टारगेट्स आपको लग रहे हैं? संजीदा है हुकूमत आप लोगों को रिलीफ देने में इंडस्ट्री? नहीं, ये बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट्स नहीं है। अगर हमारी ये कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं होगी, तो हम ये जितने भी टारगेट्स हैं ये एक एजम्पशंस हैं और एजम्पशंस ही रहेंगी। तो ये बताएगा, मेरी औरंगज़ेब साहब की एक टीम है, प्राइम मिनिस्टर खुद भी बड़े इकोनॉमी के मामलात में दिलचस्पी लेते हैं, तो इन लोगों तक आप लोग की ये मुश्किल परेशानियां जो इश्यूज़ हैं तो कई बार पहुंच चुके हैं, लेकिन 7-8 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है इस हुकूमत को भी, या अभी तक इसका कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? वाकई इनके पास कोई हल मौजूद नहीं है, या इनके पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है आप लोग को रिलीफ देने के लिए? मैं एज ए प्रेसिडेंट FPCCI मैं काफ़ी सारे बोर्ड्स का, PM हाउस में PM सेक्रेटेरिएट के जितने भी इनके बोर्ड्स हैं उसका भी मैं हिस्सा हूँ। PM साहब खुद कोशिश कर रहे हैं और ये इसके लिए एक टास्क फोर्स भी बनी हुई है जिसका भी मैं पार्ट हूँ। मुझे उम्मीद है कि अभी चीज़ें जाके ग्रेजुअली थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, और ये और ये मजीद अभी कितना टाइम इसको तेजी के साथ बेहतरी में लगेगा, यानी इसके समरात हमें कब तक नजर आएंगे? टास्क फोर्स ये कोई महीना 1.5 महीने में अभी इसकी क्या पेश एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर तक आप देखेंगे, यू विल सी द पॉजिटिव चेंज व्हाट वी एक्सपेक्ट। कुछ रीनेगोशिएशंस कुछ कामयाब रही हैं, कुछ IPPs के साथ मुज़ाकरात में कुछ मामला तय हो सकें या होने वाले हैं कि वो अपनी कॉस्ट में भी कमी करें, अपनी प्रॉफिट टेकिंग में भी कमी करें? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात टास्क फोर्स कर रही है और इसमें कमी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट रेट वाला भी आप लोगों का चूंकि एक इशू है, इसमें तो बहुत आसानी के साथ कोई 4.5-5% की कमी हो सकती थी, लेकिन ये जो 2% तक महदूद रखा हुकूमत और स्टेट बैंक ने अपने आप को, तो उससे ज़ाहिर है आप लोगों को भी वो रिलीफ नहीं मिल सका। तो एज अ टास्क फोर्स मेंबर आप तो अपना केस बड़ा स्ट्रांगली गवर्नमेंट के सामने रख सकते थे, फिर क्यों नहीं उसको कंसीडर किया गया? हम तो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन के साथ मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा लिंक्ड है। इन्फ्लेशन सितंबर में लेस देन मतलब सिंगल डिजिट थी, 9% से भी कम थी। तो बाकी कंट्रीज में इन्फ्लेशन ज़रा 1% हायर पे मॉनेटरी पॉलिसी होती है। हमने तो इनको 10% कहा था, सिंगल डिजिट कहा था, भाई इन्होंने कहा है कि हम इसको ग्रेजुअली आपको 200 बेसिस हमारी डिमांड फेडरेशन की थी कि ये जो लास्ट आपने 200 बेसिस कम किया है इसको 400 करें और नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो हर 2 महीने बाद आती है उसमें इसको 5% और करें, 10% पे ले जाएं। बट वो कह रहे थे कि कुछ हमारी मतलब वो एकदम नहीं कट करना चाह रहे थे। लेकिन आदिल साहब ये बताएं कि जब ये इसमें इजाफा होता है तो वो इजाफा भी तो एकदम कई उसमें हम देखते हैं 4% या 5% के भी हमने इजाफे 22% पे ऐसे तो नहीं पहुंची। जब ये 22% था तो उस वक्त इन्फ्लेशन रेट 38 पर था, फिर वो कम हो गया 27 पर आया, आज वो सिंगल डिजिट में। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट को हुकूमत नहीं वापस ला पा रही है कि हद से ज़्यादा मोहतात ये रवैया है, और फिर ज़ाहिर है इसमें आप लोगों पर बड़ा बोझ पड़ जाता है। जी हमारे पे बहुत बोझ है, हमारी इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही बिकॉज ऑफ ये हायर कॉस्ट है और हम ये चाह रहे हैं। बट ये है कि इन्फ्लेशन को देखते हुए उम्मीद मैं करता हूँ कि ये जो नेक्स्ट पॉलिसी आएगी इसमें अच्छा खासा कट डाउन आएगा। और बिजनेस कम्युनिटी अभी कितनी एक्सपेक्टेशन है उसको कि कितना कट डाउन होना चाहिए? 4-5% का अगर कट आता है तो उससे बिजनेस एक्टिविटी कितना ग्रो कर सकती है, कितनी आप लोग इस तरह बेहतर परफॉर्म कर सकती है? देखें, अगर ये 12-13%, 10% भी आ जाए ना तो हमारी इंडस्ट्रीज रिवाइवल हो जाएंगी। अभी लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री चलाने के लिए 20% तो पहले बैंक के लिए काम करेंगे, फिर अपने एक्सपेंसेस करेंगे, तो वो इंडस्ट्री को कम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म कर रहे हैं, डिपॉजिट बैंक्स में दे रहे हैं और उधर से डायरेक्टली वो फंड्स प्रॉफिट ले रहे हैं बगैर किसी पेइंग एनी टैक्सेस। तो अब सर ये बताएं कि ये अगर अगली मॉनेटरी पॉलिसी में भी इतना बड़ा चेंज नहीं आता और ये कोई 2-3% तक ये हुकूमत महदूद रखती है इस रिलीफ को, जो कि ज़ाहिर रिलीफ क्या आप लोग का उसको आप हक ही समझ लें, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? चूँकि जो अभी आप लोगों को पूरा फ़ायदा नहीं मिला, सिर्फ 2% की कमी आई, अगर ये अगली बार भी सिर्फ 2% तक ही महदूद रहती है तो फिर इंडस्ट्री किस तरह से बढ़ेगी आगे?
गवर्नमेंट को देखें, गवर्नमेंट की तो अपनी बोरिंग हमारे से ज्यादा है। 90% तो बोरिंग गवर्नमेंट की है। अगर ये कॉस्ट कम होगी तो गवर्नमेंट की भी कॉस्ट कम होगी। अगर ये कम नहीं होती तो हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो ये थिंक टैंक, क्या उसके पास ये विजन नहीं है इस वक्त ये सोचने का कि हमें बिजनेस एक्टिविटी को अपनी बढ़ाना कैसे, हमें इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करना है? जो एक करंट सिचुएशन है, अगर इसमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ानी है तो ज़ाहिर है इंडस्ट्री सबसे वो मेन फैक्टर है कि जिसको आप रिलीफ देंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकेंगी। तो फिर इस सिमत में पॉजिटिवली सोच क्यों नहीं रही है हुकूमत? और अगर सोच रही है तो अमल दरामद होता क्यों नहीं नजर आ रहा है? थिंक टैंक मैंने आपको बताया टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। मेरा ख्याल है विद इन नो टाइम, विद इन अ वीक, 10 डेज को पॉजिटिव चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फेडरेशन एक्सपेक्ट कर रही है। सही। और अभी जाहिर है कि आप लोगों को रिलीफ की ज़रूरत है, लेकिन एफबीआर भी बड़ा एक्टिव हुआ है। ताजिर दोस्त स्कीम वो कामयाब नहीं हुई। अब उसके बाद ऑल्टरनेट कुछ सॉल्यूशंस पर गौर किया जा रहा है। कोई 6-7 बड़ी कार्रवाइयों का भी एफबीआर ने प्लान किया हुआ है, जो जिसकी रेंज में फिर मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे, होल सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आएंगे, रिटेलर्स भी आएंगे। तो ये इस मामले पर भी बैठकर कोई एक प्लान आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ताजिरों की नुमाइंदा जमातों को एफबीआर के साथ बैठकर के किस तरह से इनको टैक्स नेट में लेकर आना है। कल से जो 24 सितंबर से इस पे मीटिंग स्टार्ट हो रही हैं एफबीआर के साथ। मैं भी उसमें हिस्सा हूँ और ताजिर कम्युनिटी के जो मसाइल हैं इनके साथ हम बैठ के इंशाल्लाह इसको हल करेंगे। हम फेडरेशन ये कभी नहीं चाहती और कभी भी इस सपोर्ट में नहीं है कि टैक्स ना दिया जाए। टैक्स डेटाबेस को बढ़ाया जाए पर अवेयरनेस दी जाए, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर आदमी टैक्स दे रहा है। तो आदिफ साहब, वैसे ताजिरों की सोच है क्या, काम ताजिर की, कि वो टैक्स देना ही नहीं चाहता, या फिर एफबीआर उससे ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लेना चाहती है? वो तो टैक्स देना चाहता है लेकिन तरीक़ाकार बहुत मुश्किल है। असल इशू कहाँ पे आ रहा है जो ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा अभी तक? एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं ऑलरेडी जो टैक्स पेयर हैं, वो जब देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर रोज नोटिस, रोज इस तरह की मतलब के ऑडिट्स, ये चीजें, लोग थोड़ा सा फेयर फैक्टर है लोगों में, और इसमें कोई और वजह नहीं है कि टैक्स देना नहीं चाहते। हर इंसान एक सिंपल सा फेडरेशन ने एक फॉर्म भी बनाया था ये ताजिर दोस्त स्कीम के बाद कि जी ये इसका एक फिक्स्ड कर दें, कैटेगरीज कर दें, सब कुछ कर दें। मैं चाहूंगा कि इस दफा भी हम इस तरह, कल से जो हमारी सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, इसको फेडरेशन इसमें पूरा अपना रोल अदा करेगी। सही। तो सर, एक डेलीगेशन कोई फेडरेशन का इसमें बन जाए, एक कोई एफबीआर की छोटी सी टीम बन जाए, दोनों अगर बैठकर टेबल टॉक के जरिए इस मामले का हल निकाल लें तो उससे शायद टैक्स कलेक्शन भी बढ़ सके, टैक्स नेट में भी इजाफा हो जाए और ये इशू भी रिजॉल्व हो जाए, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा ये लंबा खिंच रहा है। कई महीने हो चुके हैं इसको। मैं समझ रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, कल से इस पे स्टार्टअप सेशन शुरू है और उम्मीद है कि विद इन नो टाइम हम इसको कंप्लीट कर लें। और जितनी भी इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी है, जो तमाम ताजिर बरादरी है, छोटे बड़े तमाम ताजिर, उनकी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लिया जा चुका है, उन्हें कॉन्फ्रेंस में लिया जा चुका है, उन्हें तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है? नहीं, बिल्कुल, मैंने उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है और वो पार्ट ऑफ फेडरेशन होंगे इंशाल्लाह। ऑल बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेड, इंडस्ट्री, सबको हम इंशाल्लाह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कोई ऐसा फार्मूला तय कर लिया गया है कि छोटे ताजिर से कितना टैक्स लेना है, जो बड़े रिटेलर्स हैं उनसे कितना टैक्स लेना है, फिर जो और बड़े थोड़े कंपनी या इंडस्ट्री के लेवल पर लोग आ जाते हैं, फिर उनसे कितना और किस तरह से टैक्स कलेक्शन करनी है? चूँकि एफबीआर ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखा हुआ था चीज़ों को। स्टिल कॉम्प्लिकेटेड है, ये मॉडलिटीज हमने अभी तय कर, ये कल से हम तय करेंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ इकराम शेख साहब, प्रेसिडेंट FPCCI, हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू से एक सेशन शुरू होगा जिसमें उम्मीद है कि ताजिरों के जो टैक्स के मसाइल हैं ना सिर्फ वो हल होंगे, बल्कि ताजिरों को और ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी को भी रिलीफ के लिए हुकूमत के साथ इस वक्त मुज़ाकरात में है। अब देखते हैं कि कब हुकूमत इनको रिलीफ फराम करती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।